The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले दिन का वीडियो नहीं, ये तस्वीर देखिए। तस्वीर बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की है। वही मुख्तार अंसारी जिनकी कस्टडी पंजाब सरकार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यूपी सरकार को नहीं दे रही थी। मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला देकर बताया जा रहा था कि मुख्तार लंबी यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार को व्हील चेयर पर लाया जा रहा था, लेकिन वही मुख्तार अंसारी यूपी पहुंचते ही अपने पैरों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। फोटो कानपुर देहात के सट्टी थाने की है, जहां मुख्तार को पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा लेकर जा रहा यूपी पुलिस का काफिला रुका था। काफिला रुका तो मुख्तार बिना व्हील चेयर के ही चलते फिरते नजर आए। बांदा जेल पहुंचने के बाद भी मुख्तार अंसारी ने व्हील चेयर की मांग नहीं की, बल्कि खुद ही चलकर अपने बैरक तक गए। खबरों के मुताबिक मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई गंभीर बीमारी होने का जिक्र नहीं है। ये उन कई उदाहरणों में से एक है जिनमें अपराधी मेडिकल के बहाने कानून में लूप होल निकाल लेते हैं। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहले सुर्खी महाराष्ट्र से है। मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाझे की चिट्ठी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। एनआईए को सौंपे अपने लिखित बयान में वाझे ने उद्धव सरकार के दो मंत्रियों अनिल देशमुख और अनिल परब पर वसूली के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए थे। अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वाझे के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अनिल परब ने कहा है कि ये आरोप बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। अनिल परब ने कहा, यह साफ है कि वाझे को ये सब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। परब ने कहा कि वे नार्को टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने अनिल परब का बचाव किया, कहा कि जेल से चिट्ठी लिखने का नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये शिवसेना के मंत्री के खिलाफ साजिश है। कुछ लोग पहले दिन से महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सुर्खी है उत्तर प्रदेश से। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी जगह बनी ज्ञानवापी मस्जिद समेत पूरे परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकारी खर्च पर पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर की रिसर्च करने का फैसला दिया है। साल 1991 से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष ने दिसंबर 2019 में पुरातात्विक सर्वे की मांग के लिए कोर्ट में अनुरोध किया था। इसी मांग पर कोर्ट ने आज फैसला दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों अगल बगल में ही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसी परिसर के एक हिस्से में ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी थी। मंदिर पक्ष का दावा है कि मंदिर के अवशेष पूरे परिसर में आज भी मौजूद हैं और ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण भी मंदिर के ही अवशेषों से हुआ है। जबकि प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र में दावा किया गया है कि मस्जिद वहां पर अनंत काल से कायम है। कोर्ट के फैसले पर दोनों पक्षों के वकीलों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। अब जजमेंट का कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर उसकी स्टडी करने के बाद आगे क्या हमें करना है, उसके आगे हमें रिवीजन करना है, रीड करना है, क्या करना है, तब बाद में हम तय करेंगे। यहाँ जो आपको पता चला वो बताया, क्या उन्होंने फैसला, किस टाइप का फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए। वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि सारा मुद्दा इसी पर निर्भर करता था कि मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि ग्राउंड लेवल पर यह शुरू से मस्जिद चला आ रहा है
जबकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद उस स्थान पर बनी है। इसलिए अगर यह साक्ष्य आ जाएगा कि वहाँ मंदिर के अवशेष पुरातन हैं और उसको तोड़ करके यह ढांचा बनाया गया है तो वादी पक्ष के में फैसला आने में देर नहीं लगेगी। अब आगे का क्या कार्रवाई होगी? आगे इस सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के पश्चात अब वादी पक्ष के तरफ से इसमें साक्ष्य दिए जाएंगे। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े की अगुवाई में आज सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की बैठक हुई। अमूमन उत्तराधिकारी तय होने और राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना यानी वारंट जारी होने के बाद कोलेजियम की बैठक नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता है कि आने वाले चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली कोलेजियम ही उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति, तबादले और तरक्की को लेकर फैसले लें तो बेहतर होता है। इसी तर्क के साथ कोलेजियम में 2 सदस्य जज जस्टिस बोबड़े के मीटिंग बुलाने और उससे भी ज्यादा मीटिंग की एजेंडे के खिलाफ थे। सूत्रों के जरिए ऐसी खबरें आई हैं। मीटिंग रद्द करने के लिए कहा गया, लेकिन मीटिंग के पक्ष में तर्क ये आया कि अगले चीफ जस्टिस पर राष्ट्रपति के वारंट से पहले ही ये तय थी। कोलेजियम में चीफ जस्टिस बोबड़े के अलावा अगले चीफ जस्टिस एनवी रमना, वरिष्ठता क्रम में नंबर 3 जस्टिस रॉइंटन नरीमन, नंबर 4 जस्टिस अशोक भूषण और नंबर 5 जस्टिस एएम खानविलकर हैं। फिलहाल मीटिंग हो चुकी है और एजेंडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए उपयुक्त नामों की चर्चा पर मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग में क्या निर्णय हुआ, खबर लिखे जाने तक इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। चौथी सुर्खी छत्तीसगढ़ से है। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। आज दोपहर बाद वो सीआरपीएफ के तारेम कैंप पहुंचे। कैंप में पहुंचने के बाद राकेश्वर का मेडिकल चेकअप करवाया गया। एक तस्वीर भी आई जिसमें राकेश्वर को बाइक पर बैठा कर लाया जा रहा है। सीआरपीएफ की कोबरा टीम में कमांडो राकेश्वर मूल रूप से जम्मू के रहने वाले हैं। 3 अप्रैल को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ के बाद नक्सली राकेश्वर को बंधक बनाकर ले गए थे। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर में आज फिर बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि इससे बड़ी और इससे जरूरी खबर देश में अभी और कुछ नहीं हो सकती। बात आपके और हमारे स्वास्थ्य की है। आज हम 3 चीजों पर बात करेंगे। पहले हिस्से में हम दिखाएंगे कि कोरोना के बढ़ते मामलों से अस्पतालों की क्या हालत हो गई है। दूसरे हिस्से में बताएंगे कि सरकारें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या क्या कर रही हैं। सबसे ज्यादा फैसले हम नाइट कर्फ्यू को लेकर सुनते हैं, लेकिन असल में नाइट कर्फ्यू से कुछ होता भी है क्या? कोई ऐसा शोध है जिसमें नाइट कर्फ्यू से कोरोना संक्रमण रुकने की बात साबित होती हो? इसका तथ्यपरक विश्लेषण करेंगे और आखिर में वैक्सीन को लेकर चल रहे झगड़े की बात होगी। लेकिन पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों वाली बैठक की। कोरोना को लेकर आज पीएम ने वर्चुअल बैठक की। बैठक में क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। साथियों, आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए ये चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। बात शुरू करते हैं कुछ पुरानी घटनाओं के जिक्र से। पिछले साल के अप्रैल महीने में दुनिया के कई अमीर देशों की भयावह तस्वीरें हमने देखी थी। वो तस्वीरें जिसमें इलाज के अभाव में कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल कम पड़ रहे हैं, हर तरफ लाचारी दिखती थी। तब हमें ये हालात दूर के विदेशी से लगते थे। भारत में ऐसा होगा इसकी आशंका नहीं थी,
लेकिन जब यहां भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो हालात खराब होते चले गए। आईसीयू, वेंटिलेटर्स, बेड सब कम पड़ गए। गैर कोरोना मरीजों को भी अस्पताल भर्ती करने को तैयार नहीं होते थे। हमने अस्पतालों के गेट पर मरीजों को मरते देखा है, शमशान में लाशों का अंबार देखा है। कोरोना ने बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन वो एक दौर था जो गुजर गया। ये सोचकर सुकून मिलता है, पर जैसे हालात देश में अभी बन रहे हैं वो फिर हमें उसी तरफ धकेल रहे हैं। बुधवार को 24 घंटे में देश में 1,26,789 कोरोना के नए मामले आए, यानी पिछले दिन से काफी बड़ा आंकड़ा। एक दिन में कोरोना से देश में 685 लोगों की मौत हो गई। और इन रोज बढ़ते आंकड़ों के बीच अस्पतालों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी है। एक एक करके हम कई राज्यों के अस्पतालों का हाल आपको दिखाते हैं। पहले उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के मुकाबले तो कोरोना के केस कम आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मरीजों वाले ऊपर के 5 राज्यों में यूपी शामिल है। पिछले 24 घंटे में यहां 6,000 के करीब कोरोना के नए केस आए और सिर्फ इतने भर में स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल हो चुका है वो देखिए। ये लखनऊ के बड़े अस्पतालों में शामिल केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर की हालत है। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, गेट के बाहर ही मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। लखनऊ में अस्पताल फुल बताए जा रहे हैं और नए मरीजों को एडमिट कराने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के अस्पतालों का यही हाल हो रहा है। कोई हादसे का शिकार होकर या किसी और बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होने आए तो उन्हें भी इंतजार करना पड़ रहा है। बेड फुल है, वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं। अब सोचिए कि लखनऊ में अभी यह हाल हो गया है तो मरीज और बढ़ने पर हालात कैसे होंगे। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर का पीक अभी दूर है। आशंका यह है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में संक्रमण पीक पर होगा, यानी सबसे ज्यादा केस आएंगे और तब रोजाना वाला आंकड़ा 10,000 के पार जा सकता है। और लखनऊ ही नहीं, कई और राज्यों के अस्पतालों का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। गुजरात के अहमदाबाद के अस्पतालों की हालत देख लीजिए। अस्पतालों में बेड फुल हैं, ना वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं, ना आईसीयू खाली है। गुजरात के ही एक और अस्पताल का ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। ये भावनगर के सरकारी अस्पताल का वीडियो बताया जा रहा है। मरीज जमीन पर लेटे हुए दिख रहे हैं, जिसे जहां जगह मिल रही है वहीं रास्ते में लेटा हुआ इंतजार कर रहे हैं कि कोई बेड खाली होगा तो उनकी भी बारी आएगी। अस्पतालों में इतने मरीज भर चुके हैं कि और नए मरीजों का दाखिला हो ही नहीं पा रहा। जो स्वस्थ हैं वो अपने किसी बीमार परिजन के लिए अस्पताल के बाहर लाइन में लगे हैं। सूरत के अस्पताल के बाहर ऐसी लंबी लाइनें दिखती हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए ये लोग सरकारी अस्पताल के बाहर लाइन में खड़े हैं। भीड़ इतनी है कि कई घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। फिर भी इस उम्मीद में खड़े हैं कि इंजेक्शन मिले तो किसी अपने को कोरोना से ठीक किया जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए ये लोग सरकारी अस्पताल के बाहर लाइन में खड़े हैं। भीड़ इतनी है कि कई घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। फिर भी इस उम्मीद में खड़े हैं कि इंजेक्शन मिले तो किसी अपने को कोरोना से ठीक किया जा सके। रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज में प्रभावी एंटीवायरल इंजेक्शन माना जाता है। गुजरात से अब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। 59,907 केस बुधवार को सिर्फ एक दिन महाराष्ट्र में दर्ज हुए। मरीजों की रोज बढ़ती संख्या का दबाव अस्पताल में भी दिख रहा है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नायडू अस्पताल की हालत देखिए। अस्पताल में जहां जगह मिल रही है वहीं बैठकर मरीज का इलाज शुरू कर दिया जा रहा है। अस्पताल में जितने बेड हैं उससे कहीं ज्यादा मरीज भर्ती कर रखे गए हैं। ऐसे उदाहरण मुंबई, भोपाल, जयपुर जैसे कई और शहरों से भी लिए जा सकते हैं। कमोवेश हर जगह हालात ऐसे ही हो रहे हैं। ये सोचकर और डर लगता है कि मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो मरीजों का क्या होगा। अस्पताल अभी से भर गए हैं तो और मरीज कहां जाएंगे। अब बात आती है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए हम कर क्या रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। सरकार वैक्सीन लगा रही है और नाइट कर्फ्यू लगा रही है। सबसे पहले बात नाइट कर्फ्यू की। जब भी किसी राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ता है, राज्य सरकार कर्तव्य बोध मानकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर देती है और ये जताया जाता है कि कोरोना के खिलाफ ये ही मास्टर स्ट्रोक है। इस तरह के आदेश निकलते ही बाकी काम पुलिस वाले संभाल लेते हैं। ये हमारी देखी सुनी बात है कि किस तरह से पुलिस मशीनरी के लिए नाइट कर्फ्यू लोगों को परेशान करने का एक टूल सा बन जाता है। इसके नाम पर वसूली होती है। अमूमन हर राज्य में ही ऐसा होता है और सभी राज्यों को नाइट कर्फ्यू वाला तरीका ही प्रभावी लगता है।
अब उत्तर प्रदेश ने कोरोना के मामले बढ़ते देख नाइट कर्फ्यू का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में आज रात से 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जिले में भी 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू है। इन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आज से मध्य प्रदेश के भी शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के नियम लागू होंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से अगले 7 दिन तक पूरा लॉकडाउन लगाया गया है। शाहजहांपुर में 2 दिन के लिए पूरा लॉकडाउन लगाया गया है। इसी तरह राजस्थान, गुजरात के कई शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू चल ही रहा है। हालांकि ऐसी कोई स्टडी हमें नहीं मिली जिसमें नाइट कर्फ्यू से कोरोना संक्रमण की दर बहुत कम होने की बात सामने आई हो। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी महाराष्ट्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें लिखा था कि नाइट कर्फ्यू से संक्रमण रोकने में बहुत मदद नहीं मिलेगी। अब हम ये भी मान लें कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में नाइट कल्चर है, लोग वहां रात में भी बाहर निकलते हैं। नाइट कर्फ्यू का थोड़ा बहुत असर वहां संक्रमण रोकने में होगा। फिर भी राजस्थान या यूपी या एमपी के छोटे शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब है? यहाँ 8-9 बजे तक बाजार वैसे भी बंद हो जाते हैं। हालांकि कुछ महामारी विशेषज्ञ नाइट कर्फ्यू की तरफदारी करते हैं। ISCMR में मुख्य महामारी विशेषज्ञ रहे डॉक्टर R गंगाखेड़कर का मानना है कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक असर डालता है। लोगों को याद दिलाया जाता है कि अगर वो कोरोना नियमों को नहीं मानेंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। ये तो बात हुई कर्फ्यू की, लेकिन कोरोना रोकने का एक और हथियार हमारे पास है, वैक्सीन। अभी 45 साल से ऊपर वालों को ये दी जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर आई कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगवाते हुए। देश में अभी 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का एक डोज दिया जा चुका है। लेकिन वैक्सीन को लेकर ही मोदी सरकार और कुछ राज्यों में झगड़ा चल रहा है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें कम वैक्सीन दे रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्य लगातार मोदी सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। इन राज्यों की मांग है कि वैक्सीन लगवाने वालों पर 45 साल उम्र वाली पाबंदी हटाई जाए ताकि कम उम्र के लोगों को भी ये लगाई जा सके। केंद्र सरकार कह रही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले जिनको जरूरत है उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। और इसी झगड़े के बीच कल महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हमारे पास बहुत कम वैक्सीन बची हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के सिर्फ 13 लाख डोज ही बचे हैं जो 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो इस बात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। महाराष्ट्र की चिट्ठी का जवाब में उन्होंने भी कड़े शब्दों में एक चिट्ठी लिख डाली है। कहा कि ये वैक्सीन की कमी वाले आरोप आधारहीन हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को और भी कई बातें कह दी, जैसे कि वो ठीक से टीकाकरण कार्यक्रम नहीं चला रहे, सही जांच नहीं कर रहे और कोरोना संक्रमण काबू न करने के जिम्मेदार हैं। इस चिट्ठी में डॉक्टर हर्षवर्धन ने पंजाब और दिल्ली को भी कुछ और राज्यों की तुलना में कम टीकाकरण के लिए जिम्मेदार माना। अब उनके आरोपों पर राज्यों का जवाब आया है, वो भी सुनिए। देखिएगा, बिल्कुल मुझे लगता है इस बात को ना हमें मिलके लड़ना चाहिए। लड़ाई कोरोना से है, राज्यों की और केंद्र सरकार की नहीं है। इस लड़ाई को ना इस तरह से ना करें कि भी राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग है। अगर कोई सुझाव देता है तो उसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए। अभी नहीं मानना, केंद्र सरकार को ना माने, हमने सुझाव दिया ना, और कई सुझाव वो मान भी रहे हैं, पर 2-4 दिन बाद मान रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको राजनीति में बिल्कुल नहीं लेना। म्हणजे मी VC वर सुद्धा डॉक्टर हर्षवर्धनजींना बोललो, पवार साहेब हर्षवर्धनजींना बोलले, आरोग्य विभागाच्या वतीनं पत्र लिहिण्यात आलं की आम्ही दररोज 6 लाख वॅक्सिनेशन करत आहोत। 7 दिवसाला आम्हाला 40 लाख वॅक्सिन्स लागतातच आणि त्यामुळे आम्हाला आठवड्याला 40 लाख दिले पाहिजे, एका महिन्यात 1,60,00,000 दिले पाहिजे, तरच आम्ही आमची गती मेंटेन करू शकू। आज बऱ्याचदा असं सांगितलं जातं की तुमच्याकडे 14 लाख आहेत, तुमच्याकडे 15 लाख आहेत, पण हे वॅक्सिन्स आपल्या गतीच्या दृष्टिकोनातून जी पेस आहे आपली 3 दिवसाचं वॅक्सिन, 2 दिवसाचं वॅक्सिन आहे। आता आपण माध्यमच कालपासून दाखवत आहे, साताऱ्याला वॅक्सिनेशन बंद पडलं, सांगलीला वॅक्सिनेशन बंद पडलं, त्याच्यानंतर पनवेलला वॅक्सिनेशन बंद पडलं, बुलढाण्याला आजच्या दिवसाचा स्टॉक आहे। असे अनेक जिल्हे आहेत, मी फक्त उदाहरण दाखवले आणि त्यामुळं आपण नंबर ऑफ सेंटर्स खूप वाढवले आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मी डॉक्टर हर्षवर्धनजींना सांगितल्या।
मला त्यांच्या बोलण्यावरून हे जाणवत नाही की त्यांना कुठं जाणीवपूर्वक विरोध करायचा, परंतु मला एक कळत नाहीये की मॅनेजमेंट का व्यवस्थित नाहीये। हालांकि आज केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 17 लाख कोरोना टीकों के डोज और भेजे हैं। तो वैक्सीन की किल्लत वाले झगड़े में राज्य सही बोल रहे हैं या मोदी सरकार? एक बार की मान लेते हैं कि ये वैक्सीन को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों का झगड़ा है, लेकिन असल में जमीन पर वैक्सीन की सप्लाई का क्या हाल है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि वहां कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण बंद करना पड़ा। मसलन उत्तर प्रदेश की बात, वाराणसी से खबर आई कि कई सारे वैक्सीनेशन केंद्र वैक्सीन की कमी के चलते बंद हो गए। गाजियाबाद और नोएडा में वैक्सीन लगवाने के कई सारे स्लॉट कैंसिल कर दिए गए हैं। वजह बताई गई वैक्सीन की कमी। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड से इसी तरह की खबरें आ रही हैं। राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन भेजिए, कुछ एक दिन का स्टॉक बचा हुआ है। अब वैक्सीन के स्टॉक की बात कर लेते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में वैक्सीन को लेकर एक बयान आया था। कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदार पूनावाला का 5 मार्च को उन्होंने कहा कि अमेरिका कच्चे माल की सप्लाई रोक रहा है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद कच्चे माल के निर्यात को सीमित कर दिया गया है, डिफेंस एक्ट का हवाला देकर। इससे प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। हाल ही में आदार पूनावाला ने कच्चे माल की किल्लत पर इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, काश मैं वहां जाकर प्रदर्शन कर पाता और ये कह पाता कि आप देश के कई हिस्सों में वैक्सीन के उत्पादन में रोड़े अटका रहे हैं। अब बात यह आती है कि क्या अमेरिका से वैक्सीन का कच्चा माल नहीं मिल रहा तो कोई दूसरा जरिया नहीं है क्या? जवाब यह है कि मिल सकता है, लेकिन सवाल क्वालिटी का है। आदार पूनावाला ने साफ कर दिया है कि वो चीन या दूसरे देशों से कच्चा माल कमतर क्वालिटी की वजह से नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही भारत के वैक्सीन निर्माता एक और दिक्कत से जूझ रहे हैं। उन्हें भारत और विदेशों दोनों ही जगहों के लिए वैक्सीन बनानी है। भारत सरकार पर भी रह रहकर सवाल उठते हैं कि उन्होंने देश की जरूरत से ज्यादा वैक्सीन विदेशों में वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत बांट दी। सरकार कहती है कि ये वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के तहत किया और इससे बहुत असर नहीं पड़ा। हालांकि अब विदेश में वैक्सीन भेजना भी सरकार ने कम कर दिया है। तो कुल मिलाकर राज्यों की तरफ से किल्लत वाली बात और केंद्र की तरफ से भरपूर वैक्सीन वाली बात के बीच में कहीं सच्चाई है। ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि देश में वैक्सीन अभी भरपूर है। तो वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है। सरकार अपने हिसाब से वैक्सीन का चरण आगे बढ़ाएगी। कब कहां लॉकडाउन लगाना है ये भी सरकारों के हाथ में है। हमारे दायरे में सिर्फ कोरोना नियमों का पालन करना है, ठीक से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना। कृपया इन नियमों का पालन करते रहिए। अगर अभी तक हल्के में ले रहे हैं तो अब ये मान लीजिए कि देश में कोरोना से हालात बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। अगर पूरे लॉकडाउन की नौबत आई तो हम सबका नुकसान है। आज के शो में बस इतना ही। शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।